डाउनराइट जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापार करने वाली कंपनी कैसे एक पूरे देश पर राज करने लगी। चलिए आज हम ब्रिटिश भारत के कानूनी ढांचे के उस पहले बड़े कदम को समझते हैं जिसे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो सवाल यही है कि एक प्राइवेट कंपनी देश कैसे चलाने लगी। ये सवाल हमें सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी की तरफ ले जाता है। सोचिए, कंपनी की ताकत बेहिसाब बढ़ चुकी थी, उसके अफसर भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और कंपनी की अपनी माली हालत खराब हो रही थी। इन सब वजहों ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि अब दखल देना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये समझना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ मसालों का व्यापार करने आई थी, वो कैसे एक इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई जो अपनी फौज रखती थी, लड़ाइयां लड़ती थी और जमीन पर कब्जा करती थी। ये टाइमलाइन इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, 1600 में एक रॉयल चार्टर से बस शुरुआत हुई थी, लेकिन असली मोड़ आया 1765 में, जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले। अब दीवानी का मतलब क्या है? इसका मतलब था टैक्स वसूलने और सिविल मामलों में इंसाफ करने का हक। मतलब साफ था, यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह असली शासन की शुरुआत थी। तो भारत में ब्रिटिश शासन को हम मोटे तौर पर दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं, और यह बंटवारा इस बात पर निर्भर करता है कि असली पावर किसके हाथ में थी, कंपनी के या सीधे क्राउन के। पहला दौर था कंपनी रूल का, जो 1773 से 1858 तक चला। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ही राज कर रही थी, लेकिन उस पर लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद की निगरानी धीरे धीरे बढ़ रही थी। और फिर 1857 के बड़े विद्रोह के बाद शुरू हुआ क्राउन रूल, जब सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में चली गई। आज हमारा पूरा फोकस कंपनी रूल की बिल्कुल शुरुआत पर है और उस कानून पर जिसने ये सब शुरू किया। 1770 का दशक आते आते कंपनी इतनी ताकतवर और बेकाबू हो चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, अब कुछ न कुछ करना ही होगा, और वो भी जल्दी। और इसी सोच का नतीजा था ये रेगुलेटिंग एक्ट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर एक प्राइवेट कंपनी के कामकाज में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में सीधा दखल दिया था, और इस एक कदम ने भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो ये एक्ट इतना अहम क्यों है? पहली बात, ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था कंपनी पर लगाम कसने का। दूसरी बात, इसने पहली बार माना कि कंपनी के पास सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक काम भी हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसी एक्ट ने भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। चलिए अब जरा इस एक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसने असल में बदला क्या। इसने भारत में पावर के स्ट्रक्चर को एक नया रूप कैसे दिया? इस एक्ट में मुख्य तौर पर 5 बड़े बदलाव किए गए। इन सब का मकसद सिर्फ कंपनी को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि भारत में एक ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा जवाबदेह और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की शुरुआत करना था। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था पावर को सेंट्रलाइज करना। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर की पोस्ट को अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और इस नई पावरफुल भूमिका को निभाने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ करती है। एक्ट से पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थीं, अपने फैसले खुद लेती थीं। लेकिन एक्ट के बाद बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के मातहत कर दिया गया। मतलब पहली बार एक क्लियर हायरार्की, एक पावर स्ट्रक्चर बनाया गया। न्याय के मामले में भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसने 1774 से काम करना शुरू किया। इसका मकसद था कंपनी के असर से अलग एक आज़ाद जुडिशल सिस्टम बनाना। ये कोई मामूली अदालत नहीं थी। इसने कंपनी की अपनी अदालतों से अलग एक फॉर्मल ब्रिटिश स्टाइल की कानूनी संस्था बनाई। इसके चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे। कहा जा सकता है कि यह भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की एक औपचारिक शुरुआत थी। उस वक्त कंपनी के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या थी। इससे निपटने के लिए एक्ट में साफ साफ लिखा गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी अपना कोई निजी व्यापार नहीं करेगा और ना ही किसी से कोई तोहफा या रिश्वत लेगा। ये कंपनी के कल्चर को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, जवाबदेही का।
इस एक्ट ने यह जरूरी कर दिया कि कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भारत में अपने सारे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मामलों की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को देगा। मतलब अब कंपनी सीधे तौर पर लंदन में पार्लियामेंट को जवाबदेही थी। तो आखिर में हम 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या सीखते हैं? इसकी असली विरासत क्या है? अगर संक्षेप में कहें तो इस एक्ट ने ये साबित कर दिया कि एक बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनी भी देश की संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इसने पहली बार कंपनी के शासन को रेगुलेट किया, उसे काबू में किया और इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी जो आगे चलकर पूरे भारत पर राज करने वाला था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1773 के एक्ट में भी कई कमियां थीं। इसने गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच पावर को लेकर टकराव पैदा कर दिया था। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कुछ ही सालों बाद 1784 में एक और एक्ट लाया गया। क्या वो एक्ट इन समस्याओं को सुलझा पाया? यह हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में।